जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 3 जो है स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे। और इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि जी लीनियर कॉस्ट फंक्शन इक्वेशन क्या होती है, और उसके साथ साथ जो चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो चीज़ें रहती हैं उसको कंप्लीट करके आगे मूव करेंगे। तो लीनियर कॉस्ट फंक्शन इक्वेशन स्टूडेंट्स हमने पहले पढ़ी थी, कल हमने बात की थी कि y इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एक्स। ए क्या था? कल हमने बात की थी कि टोटल फिक्स कॉस्ट कहलाती है। बी इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। उसके बाद एक्स क्या है? एक्टिविटी लेवल है। एक्टिविटी लेवल बोलते हैं कि जितनी एक्टिविटी चेंज होती है उसके लिहाज से टोटल कॉस्ट उसके मुताबिक ही चेंज हो रही होती है। अब हम इस लाइन को, इस इक्वेशन को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं ऑन द ग्राफ पेपर? तो हम उसके लिए स्टूडेंट्स अगर देखें तो एक मिनट दीजिएगा। हम उसके लिए ये जो लाइन है इसको बाय द वे बोलते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। लाइन ऑफ बेस्ट फिट इक्वेशन भी बोलते हैं, और इसको हम लीनियर कॉस्ट फंक्शन इक्वेशन भी बोलते हैं। लीनियर कॉस्ट फंक्शन इक्वेशन, ये जो y लिखा है ना, y इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एक्स, इसको लीनियर कॉस्ट फंक्शन इक्वेशन, या इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। इसको ग्राफ पे कैसे प्रेजेंट करते हैं? जैसे हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट के ग्राफ को प्रेजेंट करते हैं, ये टोटल कॉस्ट को प्रेजेंट करते हैं ऑन द ग्राफ पेपर। तो आपको पता है कि जी ये जो लाइन होती है इसके नीचे ये क्या होती है? टोटल फिक्स कॉस्ट। और यहां से लेके यहां तक ये क्या है? ये टोटल कॉस्ट है, ठीक है। और ये जो लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन, उसकी ये इक्वेशन है बाय द वे। अच्छा, अब यहां तक तो फिक्स कॉस्ट है, इसको हम ए भी बोलते हैं। और ये जो बी वैल्यू है इसको हम यहाँ पे एक और नाम देते हैं, इसको स्लोप या ग्रेडियंट भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे जी? स्लोप या ग्रेडियंट। आगे चल के जब हम रिग्रेशन की बात करेंगे ना, रिग्रेशन इक्वेशन की, तो उसमें दोबारा से ये बात आएगी। ए रेफर्स टू द फिक्स कॉस्ट, बी रेफर्स टू द स्लोप और ग्रेडियंट, विच इज ऑल्सो नोन एज टू बी द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स और भी हैं इस चैप्टर के अंदर। वो है जी कॉस्ट सेंटर क्या होता है, कॉस्ट यूनिट क्या होते हैं, और कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। कॉस्ट सेंटर्स हमने पढ़ा था कि कॉस्ट सेंटर हर वो लोकेशन या एक्टिविटी होती है जिसके ऊपर हमारी कॉस्ट लग रही होती है। तो कॉस्ट सेंटर की हमने बात की थी, तो हमें याद होगा कि कुछ कॉस्ट सेंटर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स, और कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं? सर्विस कॉस्ट सेंटर्स। सर्विस कॉस्ट सेंटर्स कौन कौन से होते हैं? लाइक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, लाइक आपका पेरोल डिपार्टमेंट, इसको सर्विस कॉस्ट सेंटर्स भी बोलते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स में क्या क्या आ जाता है? कटिंग डिपार्टमेंट, असेंबलिंग, फिनिशिंग, इसको प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स बोलते हैं। कॉस्ट सेंटर्स वो डिपार्टमेंट, वो लोकेशन होती है जहां पे सिर्फ हमारी कॉस्ट लग रही होती है, और इसका जो मैनेजर होता है वो रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए होता है? कॉस्ट कटिंग के लिए, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। फिर हमने बात की थी कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? कि हर वो चीज जिसके बारे में कॉस्ट डिटरमिन की जाती है, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे इस क्लासरूम में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो जिस ऑब्जेक्ट को हम रेफर कर रहे हैं उसको कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। उसके बाद कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट जिसपे हम अपनी कॉस्ट को मैयर या कैलकुलेट करते हैं, और ये सिंगल भी हो सकता है और कॉम्पोजिट भी हो सकता है। जैसे कि हमारे कॉलेज के अंदर अगर हमने कॉस्ट को मैयर करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट पर स्टूडेंट। या अगर हमने कॉस्ट मैयर करनी है अपने कॉलेज के अंदर तो कॉस्ट पर टीचर भी कर सकते हैं, कॉस्ट पर लेक्चरर भी कर सकते हैं कि हमारे एक टीचर की कॉस्ट कितनी आएगी। उसके बाद इट कैन ऑल्सो बी कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। कंपोजिट से मुराद क्या है? कि एक से ज्यादा कॉस्ट यूनिट्स हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि होटल के अंदर कॉस्ट पर गेस्ट पर नाइट हम यूज करते हैं कंपोजिट, एक से ज्यादा। कॉस्ट पर गेस्ट पर नाइट, इट इज अ कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, दैट इज अ कंपोजिट कॉस्ट यूनिट, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई? तो ये हमारे कुछ कॉस्ट यूनिट, कंपोजिट कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट और कॉस्ट सेंटर्स की हमने बात की है। अब हम जरा थोड़ा चलते हैं जी किताब के ऊपर, और किताब में देखते हैं कि हमने जो एरियाज कॉस्ट कोडिंग के हवाले से जो हमने बात करनी है वो हम किताब से कर लेते हैं।
और कोडिंग ऑफ कॉस्ट हमने पहले पढ़ा हुआ है अपना पेपर MA1 के अंदर भी और MA2 के अंदर भी, ठीक है। तो कॉस्ट कोडिंग जो है उसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट कॉस्ट को डिफरेंट कोड्स असाइन कर लेते हैं। कुछ ऐसे कोड्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं जेनरिक और कुछ होते हैं फंक्शनल। जेनरिक कोड्स जो आप क्रिएट करते हैं, जैसे हम वन टाइम पासवर्ड जनरेट करते हैं ना, OTPs, वन टाइम पासवर्ड्स, वो जेनरिक होता है, यानी कि जब भी लॉगिन करेंगे नया कोड जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और फंक्शनल कोड्स क्या होते हैं, फंक्शनल कोड्स एक खास डिपार्टमेंट के लिए भी होते हैं और एक खास एक्टिविटी के लिए भी होते हैं, जिसको हम फंक्शनल कोड्स बोलते हैं। उसके बाद स्पेसिफिक कोड्स का मतलब क्या होता है कि एक खास चीज के लिए, एक खास आइटम ऑफ एक्सपेंस के लिए या खास कॉस्ट के लिए जो आप कोड लगाते हैं उसको बोलते हैं स्पेसिफिक कोड। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल नंबर 9, स्पेसिफिक कॉस्ट कोड्स एग्जांपल, द ऑयल फॉर द मशीन 7 ग्रुप 7 माइट इवेंचुअली बी कोडेड एज 072304। अब यहाँ पे 07 किसको बता रहा है, ये ग्रुप को बता रहा है, एक खास ग्रुप को बता रहा है, ठीक है ना, स्पेसिफिकली ग्रुप को बता रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 कोड्स हैं वो किस चीज को बता रहे हैं, वो मटेरियल की बता रहे हैं, टाइप ऑफ मटेरियल, कि इज इट डायरेक्ट और इट इज इनडायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद जो 04 एंड वाला, ये किसको बता रहा है, ये ऑयल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक कोड्स। देन हमारे पास सिक्वेंशियल कोडिंग भी होती है। सिक्वेंशियल कोड्स का मुराद से क्या होती है कि हमारा एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चीज चल रही होती है। जैसे आपका होता है ना, चेक्स होते हैं, पे चेक्स होते हैं, ये आपके जो बैंक चेक्स होते हैं, ये कोड्स के साथ चल रहे होते हैं। इसी तरह इनवॉइसेस जो है वो कोड्स के साथ चल रही होती हैं, सेल्स इनवॉइसेस, ठीक है, वो कोड्स के साथ। परचेज इनवॉइस कॉस्ट कोड के साथ नहीं आ रही होती, लेकिन उसको आप असाइन कर देते हैं कोड, लेकिन सीरियल नंबर होती हैं, प्री सीरियल नंबर होती है ना इनवॉइसेस, सेल्स इनवॉइसेस। तो सीक्वेंशियल कोड्स होते हैं। फिर ब्लॉक कोड्स होते हैं। ब्लॉक कोड्स में हमने क्या किया था हमने कहा था कि जी जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस के लिए 0000 का कोड होगा, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो 0000 की सीरीज में जाएंगे। इसी तरह रेवेन्यूज हैं वो 1000 की सीरीज में जाएंगे। इसी तरह नॉन करंट एसेट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं, तो उसको 2000 में लेके जाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्लॉक कोड्स। हायरार्किकल कोड्स क्या होते हैं, जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल 1 है, प्रोडक्ट का कोड है 1, रेवेन्यू है जी 1 रेवेन्यू को शो करता है, 1.1 यूके के रेवेन्यू को शो करेगा, 1.2 यूएस के रेवेन्यू को शो करेगा और 1.3 चाइना के रेवेन्यू को कोड शो करेगा। फिर उसके बाद आप फर्दर प्रोडक्ट्स के हवाले से कोड दे सकते हैं, जैसे 1.1.1, 1.1.2, ठीक है। उसके बाद है जी सिग्निफिकेंट डिजिट कोड जी। Significant digit code is a code that contains individual digits and letters that are used to represent features of coded item. For example, given is 2000, पेपर फाइल डिवाइडर्स हैं जी 2000, और 2010 जो है उसके अंदर हम बता रहे हैं क्वांटिटी को। ऊपर जो मेन कोड आ रहा है 2000, ये किसके लिए आ रहा है, ये पेपर डिवाइडर्स के लिए आ रहा है, और आगे फर्दर हम उसको कह रहे हैं कि ये 10 में होगा, 20 में होगा और 30 में होगा। उसके बाद है फेसिटेड कोड जी। फेसिटेड कोड्स क्या होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लगा दिया जी डिफरेंट फील्ड्स के कोड लगा दिया, जैसे रीजन है, पहले रीजन आएगा, फिर डिपार्टमेंट आएगा और फिर एक्सपेंस आएगा। ये सारे कोड्स हमने पहले बाय द वे पढ़े हुए हैं, आपको सिर्फ मैं गो थ्रू करवा रहा हूँ क्विकली। इसकी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग है। मेनोमोनिक कोड्स क्या होते हैं, जैसे नाम है उसको हम एब्रीविएशन में शो कर देते हैं, कि जैसे इनामुर रहीम है तो उसको हम लिख लेते हैं IUR। इसी तरह मोहम्मद मुर्तज़ा अली है तो उसको हम लिख देते हैं MMA, ठीक है ना, मोहम्मद मुर्तज़ा अली। तो मेनोमोनिक्स यूज कर लिए। करंट एसेट्स के लिए हम CA यूज कर लेते हैं, नॉन करंट एसेट के लिए NCA यूज करते हैं, करंट लाइबिलिटीज के लिए CL यूज करते हैं, नॉन करंट के लिए NCL यूज कर लेते हैं। तो दीज आर नोन एज टू बी द मेनोमोनिक कोड्स, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके पास टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग दी हुई है। तो दिस वाज द एरिया जो हमने क्विकली कंप्लीट कर लिया है। अब आपके जो मैंने कल आपको असाइन की थी कुछ चीजें, मैंने आपको कुछ इलस्ट्रेशंस दी थी, उनको ट्राई किया था हाई लो मेथड के हवाले से,
मैंने आपको 2 मेन क्वेश्चन करवाए थे, वेरिएबल कॉस्ट का चेंज बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आएगा। हाथ खड़ा करें किस किस ने वो क्वेश्चन या एग्जांपल्स की हैं। भाई आपको क्या मसला था जी? अच्छा, आप बच्चियों ने किए हैं। बहरहाल अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं ताकि हम उसको डिस्कस कर लें और आगे मूव करें। जी, चैप्टर तैयार है हमारा। आपका ये टेस्ट हो सकता है नेक्स्ट वीक के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट वीक के अंदर ये अगर तब तक हमारा और भी कोई टॉपिक खत्म हो जाता है तो देन वो भी एडिड होगा। अब मैंने जो टेस्टिंग लेनी है ना वो रीसेंट टॉपिक के ऊपर करनी है, यानी कि जितना भी रीसेंट पढ़ाया वो सारा इंक्लूडेड होगा आपके टेस्ट के अंदर। उसकी वजह यह है कि हम पीछे से भी साथ साथ रिविजन करते रहें, ठीक है। नहीं जी, नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर नंबर 3 जो है उसके लिए हम नोट्स के ऊपर जाते हैं और नोट्स पे देखते हैं जी आपका चैप्टर 3, दैट वुड बी द मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर मटेरियल जी। चैप्टर 3 अकाउंटिंग फॉर मटेरियल स्टूडेंट्स। अकाउंटिंग फॉर जो मटेरियल है स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मटेरियल कॉस्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मटेरियल कॉस्ट की, कि मटेरियल कॉस्ट को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है और मटेरियल्स को कैसे खरीदा जाता है, कैसे इशू किया जाता है, ठीक है, और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। तो अगर हम इसका चैप्टर का ओवरव्यू लें तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे इस चैप्टर में, हम बात करेंगे परचेज साइकिल की, हम बात करेंगे स्टॉक को क्यों खरीदा जाता है, स्टॉक को क्यों रखा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन की, कि कौन सा डॉक्यूमेंट कौन सा डिपार्टमेंट बनाता है और किसको बना के भेजता है। उसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के बिन कार्ड और स्टोर लेजर कार्ड क्या होता है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री कैसे की जाती है। देन हम बात करेंगे फाइफो की, लाइफो की और वेटेड एवरेज मेथड की, जिसको इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स भी बोलते हैं। और फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, हमने थोड़ा बहुत इसको पढ़ा था MA2 के अंदर, यहाँ पे इसकी डिटेल्स ज्यादा आएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ जाएगी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विद डिस्काउंट आएगा जो हमारे लिए नया है। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी ये भी नया एरिया होगा हमारे लिए। उसके बाद इन्वेंट्री कंट्रोल लेवल्स हैं, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, इसको हमने पहले गो थ्रू किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, लेकिन दोबारा से हम इसको रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे फ्री स्टॉक की और बफर स्टॉक की। फ्री स्टॉक का तो MA1 में भी हमने पढ़ा था, फ्री स्टॉक कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फिर टाइप्स ऑफ स्टॉक टेकिंग क्या है, कि स्टॉक टेकिंग करते हुए हम दो स्टॉक टेकिंग करते हैं, एक पीरियोडिक कहलाती है और एक कॉन्टिन्यूस या परपेचुअल कहलाती है, ठीक है जी। तो हमारे पास 4 पेजेस हैं, इस पूरे चैप्टर को मैंने 4 पेजेस पे जो है वो समराइज कर दिया हुआ है। आज आप में से कोई बच्चा मुझे बस याद दहानी करवा दे कि मैं आपको पिछले चैप्टर के जो नोट्स है ना वो सेंड कर सकूं, और साथ ये चैप्टर भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। आप लोगों ने क्या काम करना है कि जो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आपने इस नोट्स के ऊपर ही लिख लेना है। तो ये नोट्स मैंने ऐसे डिजाइन किए हुए हैं कि आप जो चीज समझ रहे हैं, जिस चीज के ऊपर हमारी डिस्कशन चल रही है, उसी को आपने वहां पे लिखते जाना है। कॉपी बुक में नोट करने की जरूरत नहीं है, नोट्स के ऊपर ही नोट करना है, ठीक है जी। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है जी व्हाई टू हैव द स्टॉक। स्टॉक रखने की जरूरत क्यों पड़ती है हमें, सबसे पहले तो हम इसकी बात करते हैं। स्टूडेंट, अगर स्टॉक होगा तो हम प्रोडक्शन करेंगे, अगर स्टॉक ही नहीं होगा, चीजों की आइटम्स ही नहीं होंगी हमारे पास, रॉ मटेरियल का स्टॉक ही नहीं होगा, तो हम चीज नहीं बना सकते। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन ऑफ हैविंग द स्टॉक इन द बिजनेस। सेकेंड इज कि कई दफा हमारी मार्केट में ना शॉर्टेज चल रही होती है, तो हम चीज़ों को पहले से लेके रख लेते हैं। जैसे आप अपनी टंकियां फुल करवा लेते हैं गाड़ी की या मोटरसाइकिल की, जब पेट्रोल की किल्लत होती है या पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही होती हैं, तो शॉर्टेज की वजह से भी हमें स्टॉक को पहले खरीद के रखना पड़ता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जो सीजनल होती हैं,
यानी कि सीजनल अवेलेबिलिटी होती है। जैसे आम है, अब आम का सीजन है, आपको आम मिल जाएगा, आप उसकी आम की चटनियां भी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन सर्दियों में तो आम अवेलेबल नहीं होगा, तो आपको अगर चटनियां बना के रखनी है तो आप पहले से स्टॉक कर लेंगे। या अचार वगैरह रखना है, अचार बनाना है, तो आप इस मौसम में अचार बना के आगे उसको क्या करते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं, ताकि आप पूरा साल उस अचार को एंजॉय कर सकें। उसके बाद और क्या रीजन हो सकता है स्टॉक रखने का, वो ये हो सकता है कि जी आपको अपनी गुडविल भी बचानी है, आपको अपनी रेपुटेशन भी बचानी है। अगर आपके पास स्टॉक नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगी, ऑर्डर नहीं मिलेंगे, ऑर्डर फुलफिल नहीं होंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा, कस्टमर नाराज होगा, ठीक है। तो ये मेन कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें चीजों को खरीदना पड़ता है। इसके अंदर एक और रीजन आप ऐड कर लें, दैट इज द डिस्काउंट्स। कि फॉर एग्जांपल हमें डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, चीजें सस्ती हुई हुई हैं, अभी मिल रही हैं, सस्ती हैं, तो आप खरीद के पहले से ही स्टॉक कर लेते हो। जैसे कपड़ों का हम स्टॉक कर लेते हैं, जैसे हम बाकी चीजों को भी स्टॉक कर लेते हैं, डिस्काउंट लगा हुआ है। ओके, so these are some of the reasons behind to have the stock. Now what type of the stocks you can have it? One of the stock is known as the raw material stock. Raw material का स्टॉक आपने रख लिया। रॉ मटेरियल क्या होता है, खाम माल, जो अभी रेडी टू यूज, रेडी टू प्रोड्यूस, रेडी टू कंज्यूम नहीं है, ऐसा माल जो सिर्फ रॉ फॉर्म में है। स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस का भी हो सकता है, कुछ ऐसी चीजें जो अभी स्टिल प्रोडक्शन प्रोसेस में हैं, वो भी हमारा स्टॉक हो सकता है। और तीसरी चीज है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स वो चीजें होती हैं जो रेडी टू कंज्यूम होती हैं, ये रेडी टू यूज होती हैं। तो स्टॉक, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करें तो स्टॉक 3 तरह का होता है। आप अगर उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के देखेंगे ना, किसी टेक्सटाइल कंपनी की या शुगर इंडस्ट्री की या मैन्युफैक्चरिंग, कार मैन्युफैक्चरिंग की, सो यू विल सी कि देयर आर 3 टाइप ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक्स, ठीक है, जो कि आपका मेंटेन हो रहा होगा। ठीक है जी, यहां तक हम थोड़ा सा रुकते हैं, अजान हो रही है, और उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करने लगे हैं कि इन्वेंट्री को कैसे हम अकाउंटिंग करते हैं, इन्वेंट्री से रिलेटेड। इसके अंदर 3 चीजों को समझना बड़ा जरूरी है। पहले नंबर पे कि इन्वेंट्री को ऑर्डर कैसे किया जाता है, स्टॉक को खरीदा कैसे जाता है। यहाँ पे हम स्टॉक किसकी बात कर रहे हैं, रॉ मटेरियल की, वर्किंग प्रोसेस की, या फिनिश गुड्स की, रॉ मटेरियल की। कि रॉ मटेरियल को कैसे खरीदा जाएगा, कैसे उसके बाद उसको इश्यू किया जाएगा प्रोडक्शन को, या कैसे उसको रिसीव करके रिकॉर्ड किया जाएगा। ये 3 चीजें हैं। तो ऑर्डरिंग है, परचेजिंग है और इशूइंग है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको पता है कि हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक डिपार्टमेंट कहलाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दूसरा होता है जी स्टोर्स, तीसरा है परचेज, चौथा है इंस्पेक्शन, और 5वां है अकाउंट्स। लेट्स सपोज कि प्रोडक्शन वालों को कोई चीजें चाहिए, तो वो किसको रिक्वेस्ट करेंगे, वो रिक्वेस्ट करेंगे जी स्टोर्स वालों को, और उसके लिए डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, मटेरियल रिक्विजिशन। अब ये देखिए मैंने एरोज बनाए हुए हैं। प्रोडक्शन वालों ने रिक्वेस्ट भेजी किसको, स्टोर्स वालों को, चूंकि सामान हम कहां पे रख रहे हैं, स्टोर्स में रख रहे हैं। तो रिक्वेस्ट चलेगी, यहाँ पे स्टोर्स वाले चेक करेंगे कि क्या हमारे पास सामान है या नहीं है। अगर है तो हम उसके लिए फिर क्या करेंगे, इशू नोट बनाएंगे। स्टोर्स वाले इशू नोट क्रिएट करेंगे और चीजों को भी भेज देंगे, और चीजों के लिए डॉक्यूमेंट्स भी बना लेंगे। अब स्टोर्स के पास फॉर एग्जांपल चीजें मौजूद नहीं है, तो वो किसको रिक्वेस्ट करेगा, परचेज डिपार्टमेंट को। और उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जाएगा, परचेज रिक्विजिशन। परचेज रिक्विजिशन के लिए अब परचेज रिक्विजिशन चलेगी परचेज डिपार्टमेंट के पास। परचेज डिपार्टमेंट सबसे पहले क्या करेगा, इंक्वायरी लेटर लिखेगा डिफरेंट सप्लायर्स को, उनसे ये पता करने के लिए कि क्या जो चीजें हमें चाहिए उनके पास अवेलेबल हैं या नहीं है। पहले लेटर लिखते थे, अब तो हम खैर ईमेल्स भेजते हैं इंक्वायर करने के लिए। उसके बाद इन रिस्पॉन्स ऑफ दैट जो आपका सप्लायर होगा वो क्या करेगा, आपको कोटेशंस भेजेगा, जिसमें अपनी प्राइस को कोट करेगा, टर्म्स एंड कंडीशंस को कोट करेगा। उस कोटेशंस को परचेज डिपार्टमेंट एवेलुएट करेगा कि यार कौन सी कोटेशन हमारे लिए बेहतर है, कंपनी के लिए बेहतर है, जो क्वालिटी भी अच्छी मिले जिसमें, और प्राइस भी अच्छी मिले, और हमारी क्रेडिट टर्म्स भी अच्छी मिले। उसके बाद परचेज डिपार्टमेंट परचेज ऑर्डर बनाएगा इस सप्लायर के लिए, एक लीगल डॉक्यूमेंट, एक लीगल एग्रीमेंट हो जाएगा आपस में। और परचेज ऑर्डर के बाद
अब क्या आती है, फॉर एग्जांपल डेट आ जाती है डिलीवरी की, कि जिस डेट पे हमारा एग्रीड हुआ था कि हमने सामान भेजना था, सप्लायर ने भेजना था कंपनी को, तो भेजने से पहले एक एडवाइस नोट बनाएगा। कौन बनाएगा? सप्लायर बनाएगा, इंटीमेट करने के लिए कि भाई इस डेट को आपको चीजें मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल 30th ऑफ जून को चीजें मिलेंगी आपको, लेकिन 2-3 दिन पहले हम क्या करेंगे, एडवाइस नोट बनाएंगे इंटीमेट करने के लिए कि भाई गेट रेडी टू एक्सेप्ट द गुड्स और गेट रेडी टू रिसीव द गुड्स। ठीक है, अब एडवाइस नोट भी आ गया, अब 30 जून आ गया। 30 जून में क्या होगा, चीजों को भेज दिया जाएगा। जब चीजें भेजी जाएंगी तो उसके लिए डॉक्यूमेंट बनाएगा डिलीवरी नोट, चीजें भी भेजेंगे और साथ इनवॉइस भी भेज देंगे। अब ये जो चीजें आ जाती हैं उसको चेक किया जाता है, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट उसको चेक करेगा। जब वो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट चेक करेगा, अपनी रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट बना के किसको देगा, स्टोर्स वालों को, और स्टोर्स वाले एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसको क्या बोलते हैं, GRN, गुड्स रिसीव नोट, और उसकी बेस पे एक और डॉक्यूमेंट भी हम बनाते हैं जिसको बोलते हैं बिन कार्ड। ठीक है, अब बारी आती है अकाउंट्स वालों की। अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या करेगा कि जब आपने चीजें भी वसूल हो गई, परचेज ऑर्डर भी बन गया, तो इसका मतलब है कि अब हम पेमेंट कर सकते हैं। इनवॉइस भी होगी, GRN भी बना होगा, परचेज ऑर्डर भी बना होगा, तो इसका मतलब है कि अब हम चीजों की पेमेंट कर सकते हैं बाय ऑनलाइन ट्रांसफर और बाय द बैंक चेक, व्हाटएवर सो। ठीक है जी, तो ये परचेज साइकिल जो है ये हमने चूंकि MA1 में पढ़ा था तो मैंने इसलिए यहाँ पे इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगाया। हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यार कौन कौन सा डॉक्यूमेंट कौन कौन सा डिपार्टमेंट बनाता है और उसका मकसद क्या होता है। ये सारे साइकिल को ना ये डॉक्यूमेंट सारे क्या कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं। जैसे कि परचेज एक्विजिशन कौन बनाता है, कौन बनाएगा, प्रोडक्शन वाले बना सकते हैं। किस सूरत में, जब कोई नई चीज आप खरीद रहे हो, प्रोडक्शन वालों को कोई नई चीज चाहिए होती है, अब वो मटेरियल रिक्विजिशन नोट नहीं बनाएंगे, पहले स्टोर्स को भेजेंगे, वो डायरेक्टली भी परचेज डिपार्टमेंट को कह सकते हैं कि यार हमें ये नई चीज खरीदनी है। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं परचेज रिक्विजिशन कौन बना रहा है, हु इज प्रिपेयरिंग इट, प्रोडक्शन। किसको भेज रहे हैं, परचेज को, और क्या इंफॉर्मेशन होगी कि जितनी चीजें चाहिए। परचेज ऑर्डर फॉर्म कौन बनाएगा, परचेज डिपार्टमेंट। ठीक है, उसको एक कॉपी चली जाएगी सप्लायर को, एक जाएगी अकाउंटिंग को और एक जाएगी गुड्स रिसीविंग डिपार्टमेंट को। डिलीवरी नोट कौन बनाता है, सप्लायर बनाएगा और गुड्स रिसीविंग डिपार्टमेंट को भेजेगा। GRN कौन बनाएगा, वो ही जो वसूल करेगा, जैसे कि स्टोर डिपार्टमेंट है वो GRN बनाएगा, और उसकी एक कॉपी परचेज वालों को भी भेज दी जाएगी। क्यों, इसलिए कि आपने उनको इंटीमेट करना है कि जो चीजें आपने ऑर्डर की थी वो वसूल हो चुकी हुई हैं। मटेरियल रिक्विजिशन कौन बनाएगा, प्रोडक्शन वाले बनाएंगे, सेंड टू द स्टोर्स। मटेरियल रिटर्न नोट कौन बनाएगा, प्रोडक्शन वाले और स्टोर्स को, जब चीजें वापस जा रही हैं तो रिटर्न नोट बनाया जाता है। और मटेरियल ट्रांसफर नोट कि जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में चीजें ट्रांसफर हो रही हैं तो उसके लिए हम रिटर्न ट्रांसफर नोट बनाएंगे। उसके बाद इनके डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट्स कैसे होते हैं, मटेरियल रिक्विजिशन कैसी नजर आती है, ये आप नोट से देख लीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको हमने पहले भी पढ़ा था, एक कहलाता है बिन कार्ड और एक कहलाता है स्टोर्स लेजर कार्ड। बिन कार्ड क्या होता है, बिन कार्ड बनाया जाता है, स्टोर्स वाले बनाते हैं और उसके अंदर क्वांटिटी का रिकॉर्ड रखते हैं कि कितनी चीजें आई थी, कितनी चीजें इशू हो गई और कितनी चीजें बैलेंस में क्वांटिटी में पड़ी हुई हैं। ठीक है, सो रिसीव कितनी हुई, इश्यूज कितनी हुई और बैलेंस कितना है। रिसीट्स के लिए हमें GRN का रेफरेंस देना पड़ेगा, इश्यूज के लिए हमें रिक्विजिशन नंबर देना पड़ेगा और बैलेंस हमारा निकलेगा। अब ये कैसे निकल सकता है, रिसीट में से इश्यूज माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा, राइट जी। फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 चीजें आई थी, 100 में से हमने 80 इशू कर दी है, बैलेंस कितना पड़ा होगा, 20 का। उसके बाद है स्टोर्स लेजर कार्ड, कौन बनाता है, अकाउंट्स वाले बनाते हैं। इसके अंदर दो इंफॉर्मेशन देते हैं हम, एक तो क्वांटिटी की भी इंफॉर्मेशन देते हैं और दूसरे नंबर पे प्राइस की इंफॉर्मेशन देते हैं। बिन कार्ड में हम प्राइस की इंफॉर्मेशन नहीं देते, सिर्फ क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन देते हैं। उसके बाद इसके अंदर इश्यूज जो हैं वो किस प्राइस पे होंगी वो भी मेंशन करते हैं और क्वांटिटी भी मेंशन करते हैं। बाय द वे आपको याद होगा हमने LIFO, FIFO वेटेड एवरेज पढ़ा था और वो इस फॉर्मेट में हमने भी पढ़ा था
कि उसके लिए हमने क्या बनाया था, स्टोर्स लेजर कार्ड प्रोड्यूस किया था। ठीक है, एनी क्वेश्चन सो फॉर? जी, कोई सवाल आप लोगों का? अब हम आते हैं स्टूडेंट्स के हमारे पास एंट्रीज क्या होती हैं अकाउंटिंग करते हुए। इन्वेंट्री से रिलेटेड हमारे लिए एक अकाउंट हम प्रोड्यूस करते हैं जिसको बोलते हैं मटेरियल कंट्रोल अकाउंट या मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट या इन्वेंट्री अकाउंट। ये लेजर अकाउंट है। अगर हम इसको देखें ऐसे कि ये डेबिट साइड पे हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, इंक्रीज इन स्टॉक, और क्रेडिट साइड पे हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, डिक्रीज इन स्टॉक। डेबिट साइड पे हम एंट्रीज कौन कौन सी करते हैं? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि स्टॉक खरीदा है कोई। जब भी हम स्टॉक खरीदेंगे सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड करेंगे, अगर साल का शुरू में कोई स्टॉक पड़ा हुआ है। फिर हमने अगर कोई चीजें खरीदी हैं तो क्या एंट्री करते हैं, डेबिट इन्वेंट्री, क्रेडिट सप्लायर। अगर आपने उधार पे चीजें खरीदी हैं, अगर कैश में खरीदी हैं तो क्रेडिट कैश कर लेंगे। ओके जी, तो इसकी वजह से हमारा स्टॉक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर कोई स्टोर्स को चीजें वापस आ गई हैं प्रोडक्शन से तो हम क्या एंट्री करते हैं, WIP डेबिट, सॉरी इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, WIP क्रेडिट। अगर कोई माल वापस प्रोडक्शन से स्टोर्स में आ रहा है तो इंक्रीज हो जाएगा ना स्टॉक में। उसके बाद वर्किंग प्रोसेस, अगर आप डायरेक्ट मटेरियल इशू करते हैं प्रोडक्शन वालों को तो उसकी एंट्री क्या करेंगे, WIP डेबिट एंड क्रेडिट इज द इन्वेंट्री अकाउंट। उसके बाद मटेरियल रिटर्न टू द सप्लायर, कैसे एंट्री करेंगे, डेबिट करेंगे सप्लायर को, लायबिलिटी कम हो रही है, और क्रेडिट हम करेंगे इन्वेंट्री को, एसेट कम हो रहा है। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट में, अच्छा इनडायरेक्ट मटेरियल कहां जाता है, ओवरहेड्स के अंदर। क्या एंट्री होगी इसकी, डेबिट ओवरहेड्स, क्रेडिट इन्वेंट्री। इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस में क्या एंट्री करेंगे, अगर हमारे पास पड़े पड़े कोई स्टॉक खराब हो जाता है, ऑब्सोलीट हो जाता है, तो हमें उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा एज एन एक्सपेंस, लॉस है ना, तो उसकी एंट्री क्या करेंगे, डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट, एंड क्रेडिट इज द इन्वेंट्री अकाउंट इफ देयर इज अ इन्वेंट्री लॉसेस। और उसके बाद हम अपना क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। कैसे करते हैं कि पहले हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे, उसमें से ये सारी चीजें माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, कैरिड डाउन बैलेंस निकल आएगा, और उसके बाद हमारी दोनों साइडें बराबर आ जाएंगी। आपको क्लोजिंग बैलेंस निकालना आता होगा। ये एंट्रीज मैंने नीचे भी लिखी हैं आपके सामने कि कब डेबिट होगा कब क्रेडिट होगा। पेपर में ये थ्योरेटिकली पूछता है आपसे, एंट्रीज पूछता है, तो ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। ठीक है जी, यहां तक कोई सवाल है आप लोगों का तो पूछें जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? लें जी, अब हमारे पास इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मेथड्स आ रहे हैं कि इन्वेंट्री को हम कैसे वैल्यू करते हैं। ये वही चीजें हैं जिसको हमने MA1 में भी बड़ा जोर दे के पढ़ा हुआ है, MA2 में भी बड़ा जोर दे के पढ़ा हुआ है, बड़ा टाइम लगाया हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एग्जामिनर डिफरेंटली टेस्ट करता है आपसे, थोड़ा सा एनालिसिस टेस्ट करता है, क्योंकि ये टॉपिक आप उसमें भी पढ़ रहे होंगे FFA के अंदर भी। जब इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड पढ़ेंगे ना, IS2 इन्वेंट्री का, तो वहां पे भी आपके जो टीचर है ना वो LIFO, FIFO और वेटेड एवरेज मेथड को पढ़ा रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे अब रिपीट नहीं करूंगा कि यार हमने जो डे 1 में सीखा था कि FIFO का मतलब क्या होता है, LIFO का मतलब क्या होता है, और वेटेड एवरेज मेथड कैसे होता है। हमारे लिए ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। इवन दो कि हम प्रैक्टिस भी मैं नहीं आपको कराऊंगा, आप क्वेश्चन खुद कर सकते हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, FIFO मेथड क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो चीजें पहले आएंगी वो पहले प्रोडक्शन को इशू की जाएंगी। इसका मतलब है जो स्टॉक होगा वो कहां से बचेगा, जो रिसेंटली आपने चीजें खरीदी होंगी। एग्रीड? तो FIFO को हम समराइज ऐसे करते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक इज एट अ हायर वैल्यू, क्योंकि रिसेंट आ रही है ना चीजें, रिसेंट से बच रही है ना चीजें आपकी। आपको याद होगा एक डायग्राम हमने पढ़ी थी, मैंने आपको बताया कि स्टोर से ऐसे प्रोडक्शन में चीजें जा रही हैं, याद है कि नहीं वो उस डायग्राम को। तो चूंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, जो चीजें नई नहीं आई हैं उधर से स्टॉक बचेगा। अच्छा, उससे क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उससे बाद ये होगा कि जो इश्यूज होंगी, जो चीजें माल जाएगा प्रोडक्शन को वो कम कीमत पे जाएगा, चूंकि आपने पुरानी चीजों को पहले इशू करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ना। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स से क्या मुराद है, कैसे कैलकुलेट होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स, को बता सकता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस
क्लोजिंग स्टॉक। अब यहां पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू चूंकि ज्यादा होगी, हायर फिगर को आप माइनस कर रहे होगे, तो क्या होगा, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स लोअर हो जाएगी। जब कॉस्ट ऑफ सेल्स लोअर होगी तो जीपी क्या होगा, हायर हो जाएगा। और अगर जीपी हायर होता है तो आपका टैक्स भी क्या होगा, हायर होगा। आप ज्यादा टैक्स पे करोगे गवर्नमेंट को। तो लिहाजा FIFO मेथड इज द मेथड विच इज यूज्ड। सेकंड मेथड इज LIFO। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम LIFO यूज नहीं करते, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम इसको पढ़ते जरूर है कि LIFO मेथड क्या होता है। LIFO इज द टोटल ऑपोजिट ऑफ द FIFO। ठीक है, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक यहां पे क्या होगा, लोअर होगा, ऊपर क्या था, हायर था। इश्यूज एट अ हायर वैल्यू, ऊपर क्या था, लोअर वैल्यू पे था। कॉस्ट ऑफ सेल्स यहां पे क्या होगी, हायर होगी। प्रॉफिट क्या होगा, लोअर होगा। और टैक्स भी क्या होगा, लोअर होगा। ठीक है, वेटेड एवरेज मेथड में आपको पता है एक क्युमुलेटिव मेथड हमने पढ़ा था और एक हमने पीरियोडिक भी पढ़ा था। ओके जी, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, अजान अब क्लियर है, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। वैसे भाई जरा रोक लीजिएगा जी। स्टूडेंट्स, ये जो एरिया है FIFO, LIFO और वेटेड एवरेज, इसके ऊपर मैं आपको छोड़ रहा हूं कि आपने इसके क्वेश्चंस एग्जाम किट से खुद अटेम्प्ट करने हैं। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं कि कैसे वो इस लेवल पे पूछता है आपसे, उसको देखते हैं जरा थोड़ा सा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आई होप कि सारों के पास एग्जाम किट मौजूद है। सारों के पास एग्जाम किट है जी? नहीं जी, चैप्टर 2, चैप्टर 3 जो है बेसिकली हमारा ये मटेरियल का चैप्टर जो है, क्वेश्चन नंबर 143 से ऑनवर्ड स्टूडेंट्स आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इन्वेंटरी से रिलेटेड है, मटेरियल से रिलेटेड है। और यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 146, और ये जो क्वेश्चन है ये आपका है जी इन्वेंटरी कंट्रोल अकाउंट से रिलेटेड। The following represents the material transactions of the company for the month of December 2006। LIFO FIFO में मैं अभी आता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं जो क्वेश्चंस हम कर सकते हैं वो पहले कर लेंगे, फिर आगे देखते हैं। मटेरियल परचेजेस ऐड होता है, आपको पता है डेबिट साइड पे जो भी चीजें आएंगी वो ऐड होंगी। इशू टू द प्रोडक्शन माइनस मटेरियल रिटर्न ऑफ माइनस रिटर्न टू द स्टोर्स ऐड रिटर्न टू द सप्लायर्स माइनस, और ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 15,000 का, ठीक है, दिस विल बी प्लस। यहाँ पे हम 15,000 नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर फिगर्स 1000 में राउंड हुई हुई है, तो आप जरा प्लस माइनस करें, क्लोजिंग स्टॉक निकालें, क्या आता है जल्दी से। यहाँ पे आप ऐसे लेंगे, इसके अंदर सिर्फ 15 ऐड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक 15,000 नहीं 15 जी, 23,000। सो 23 इज द राइट आंसर जी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये आप खुद से कर लेना, परपेचुअल यूनिटी को छोड़ दें अभी। व्हाट विल बी द डबल एंट्री फॉर एन इश्यू ऑफ इनडायरेक्ट प्रोडक्शन मटेरियल? बड़ी दफा आपने पढ़ा ये इनडायरेक्ट मटेरियल की क्या एंट्री होगी, डेबिट करेंगे ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को या ओवरहेड्स को, एंड क्रेडिट इज द मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। तो बीटा ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सा डॉक्यूमेंट कौन कौन बनाता है ये अब आपको पता चल गया हुआ है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। देन जी हमारे पास ये दोबारा से इन्वेंटरी अकाउंट का क्वेश्चन आ गया। वो कह रहा है जी द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ट्रांजैक्शन ऑन द मटेरियल अकाउंट फॉर द कंपनी फॉर द मंथ ऑफ मार्च। इश्यूज टू द प्रोडक्शन माइनस होता है, रिटर्न टू द स्टोर्स ऐड होता है, ओपनिंग स्टॉक 23,000 का है, क्लोजिंग स्टॉक 15,000 का है। तो आपने मटेरियल परचेजेस निकालनी है, तो क्या आंसर आता है? टी अकाउंट्स पे भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास इश्यूज टू द प्रोडक्शन आता है, उसके बाद रिटर्न टू द सप्लायर तो है ही नहीं, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो हैवियर साइड क्रेडिट साइड होगी और लाइटर साइड का जो भी बैलेंस होगा वो परचेज कहलाएगा, ठीक है।
तो निकालें, क्या आता है आंसर, जल्दी से मुझे बताएं। 131,000 आता है जी। उसके बाद है जी नेक्स्ट, ये अब देखिएगा ये क्वेश्चन कौन कौन से हैं, ये अब आपके लाइफो फाइफो के और पीरियोडिक वेटेड एवरेज के यूज हो रहे हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, कल तक 154 इसको ट्राई करना है, फिर उसके बाद 155, 156, ठीक है। यहां पे हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक निकालना है आपने, और कैसे निकालेंगे, वेटेड एवरेज मेथड यूज हो रहा है। अगर पेपर में वेटेड एवरेज का वर्ड आता है तो इसका मतलब है ये वो है आपका क्युमुलेटिव है, पीरियोडिक नहीं, अनलेस एंड अनटिल उसने वर्ड यूज किया हो पीरियोडिक। आपको याद होगा हमने ये बात की हुई है पहले। देन 158 भी जो आपको क्वेश्चन है वो किस चीज का है, फाइफो की क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह के पूछता है एनालिसिस के। 159 आपने इसको जरूर ट्राई करना है, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ट्राई करके आइएगा। 159 तक आपने ट्राई करने हैं क्वेश्चंस, आगे हमारे लिए टोटल नया एरिया स्टार्ट हो जाता है। अगर आपके पास अभी एग्जाम किट मौजूद है तो आप इन क्वेश्चंस को अभी बैठ के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। निकालें जरा किस किस के पास एग्जाम किट मौजूद है, निकालें जी एग्जाम किट जल्दी से, आपके पास है, आप साथ मिल जाए जी। पीछे है एग्जाम किट, निकालें जी, आपके पास भी है, इधर गर्ल्स के पास जी जी सॉफ्ट फॉर्म में है, आपके पास है पीछे बच्चे, चलें सॉफ्ट फॉर्म में है। और आप अपना जरा बैठ के इकट्ठे इन क्वेश्चंस को ट्राई करें। ये पीछे रेपिटेशन है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, फाइफो लाइफो वेटेड एवरेज, भूल तो नहीं गया हुआ, याद है। चलें कोशिश करें जी सवाल को करने की, और ये सवाल आपने करके ही जाना है यहां से, उससे पहले आपने नहीं जाना।